पाकिस्तान का रडार तैनात हो चुका है। तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच चरम सीमा पर है। यह बात अलग है कि ईरान मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की खबरें हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पूरी तैयारी में है। इससे पहले कि आप कुछ और कह दें, यह रहा सोर्स, यह भी भारत के हिंदूवादी मीडिया का है। पहला, जहां पर आप सिर्फ 2.5 लाइन में समझ सकते हैं, भारत से तनाव, पाकिस्तान ने तैनात किए चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 विदेशी रडार, बदला शक्ति समीकरण। ठीक, अब इसको भाड़ में डालिए। यह दूसरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 अपने विदेशी फॉरेन रडार सिस्टम को एक्टिव किया है दोस्तों, और जान लीजिए ये खतरनाक क्यों है। इनमें जो रडार है AM350S जो लॉन्ग रेंज का रडार है, और मचान नाम का एक हवाई रडार सिस्टम है। ये दोनों रडार तैनात कर चुका है और इससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस ताकत और मजबूत हो चुकी है। ठीक, पाकिस्तान को इन दोनों रडार से फायदा क्या है ये जान लीजिए। पाकिस्तान ने अपने खुद की स्वदेशी रडार सिस्टमों को चीन के जो आधिकारिक कमांड स्ट्रक्चर के साथ मिलकर स्टील्थ विमानों, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और जैसे सैचुरेशनल हमलों एक साथ कई दिशाओं से, कई एरिया से, मतलब अगर पाकिस्तान ने जो क्या किया है, अपना खुद का बनाया हुआ रडार सिस्टम उन 2 एडवांस रडार लॉन्ग रेंज के रडार सिस्टम से लिंक कर दिया है, और वो तमाम रडार चाइना की सैटेलाइट से लिंक हैं। और ईरान की जंग में हमने देखा कि ईरान ने चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्या खेल खेला, पाकिस्तान ने भी वही किया है, और इससे पाकिस्तान की जो हवाई ताकत है बढ़ चुकी है। भारतीय सेना कोई भी हरकत करती है, कोई भी मूवमेंट करती है, पाकिस्तान को पहले मिनट लगता था रिस्पॉन्स करने में, अब सेकंड लगेगा। ये तमाम अपडेट छप गए हैं, छुपे नहीं हैं, छप गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने इसका ऐलान नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुश्मन को पता चले कि हमारी हवाई ताकत अचानक पीछे से हमने कितनी अपग्रेड कर ली है। अब यह खुद भारतीय एजेंसियों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान बहुत एडवांस लेवल पर खेल रहा है, और भविष्य में यह भारत के लिए ऑब्वियसली सीधा खतरा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मेरे दोस्तों, सोचिए, मोदी सरकार के रहते हुए भारत तरक्की किया है या भारत नीचे गया है? जो सरकार देशभक्त बनती थी कि भारत मजबूत हो गया है, भारत ये हो गया है, कई तरह के सवाल हैं। लीजिए, सवाल भी पहले हिंदूवादी अखबार से दिखाता हूं। पाकिस्तान की सैटेलाइट, पाकिस्तान ने चीन की मदद से लॉन्च किया EO3 सैटेलाइट। भारत के SBS-3 मिशन पर सवाल, खतरे की घंटी। जाहिर सी बात है, चाइना जिसके साथ, वो पीछे कैसे हो सकता है? चाइना अभी से नहीं, पाकिस्तान को काफी लंबे समय से एडवांस टेक्नोलॉजी अपने सैटेलाइट में उसकी रॉकेट घुसाकर आसमान में भेज चुका है, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की सैटेलाइट अंतरिक्ष में है। और जो हमारी सैटेलाइट है और जो सैटेलाइट मिशन है, उस पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि हम कितने पानी में हैं। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान की फौज ने आतंकी हमला किया, जिसमें 4 हमारे लोग मारे गए, 5 घायल हैं। तालिबान और पाकिस्तान का भी जो तनाव है वो बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा, 5 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि चाइना पर भरोसा करना नुकसानदायक है। आज उसी चाइना के साथ मोदी सरकार हाथ मिला रही है, अपनी 56 इंच की नकली छाती मिला रही है। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है? चाइना हमारे एडवांस और सीनियर रिटायर फौज के कमांडर और जनरलों को नौकरी देने के बहाने, उनसे आर्टिकल लिखवाने के बहाने हमारी फौज की जानकारी मांग रही है, सेना की खुफिया जानकारी मांग रही है। यानी जाने अनजाने में हमारे सीनियर कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं, उनको एज अ राइटर उनको नौकरी दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है, और बहानों से हमारी फौज की जानकारियां, हमारी ताकत की जानकारियां मांग रही है।
उधर नेपाल के हाथ में लड्डू ही लड्डू, इधर भी लड्डू चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लड्डू, और इधर से हाँ बगल में भारत का भी लड्डू है। हाँ लाला, ये देखिए भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे माननीय विक्रम मिश्री, ये नेपाल जाएंगे और बालेन शाह की सरकार को मनाएंगे पटाएंगे। और बालेन शाह ने भारत से कुछ डिमांड रखी है, भारत के साथ रिश्ते रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए। उन शर्तों पर काम करेंगे, अपनी शर्त नहीं रखेंगे। नेपाल की नई सरकार की माननी पड़ेगी, पड़ोसी है भाई, और पड़ोस को अमेरिका 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ऑफर कर चुका है। चाइना कह रहा है कि भाई साहब पूरा नेपाल हम डेवलप करेंगे, पैसा आपसे लेंगे नहीं। ऐसे में देखते हैं कि भारत क्या ऑफर करता है। उधर आइए 2025 में कौन से देश ने अपनी फौज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर जर्मनी और पांचवें पे है भारत 92.1 बिलियन डॉलर। ठीक, सऊदी अरब, यूक्रेन, यूके, जापान और फ्रांस, ये टॉप के 10 देश हैं, जिसमें टॉप 5 में हमारा देश भी शामिल है। बहुत पैसा खर्च हमने फौज पर किया है, हथियारों पर किया है। हजरात, यहां फौज की बात आई है तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो फौज है, जो हमारी चाहे बीएसएफ हो, चाहे कोई भी फौज हो, कोई भी बटालियन हो, भाई इनकी तनख्वाह अच्छे लेवल पर बढ़ा दी जाए। इतनी तनख्वाह रख दी जाए कि आज का जो नौजवान फौज से दूर भागने की कोशिश करता है, फौज में शामिल होने से घबराता है, वो इतनी मेहनत करे, और मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उनकी मेहनत को और बल मिले कि भाई फौज में जाना है, बीएसएफ में जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना है, आरपीएफ में जाना है, हमें कोई भी हमारे देश की बटालियन हो, भाई सैलरी मिनिमम जो सेट की जाए 1 लाख सेट की जाए। आप 1 लाख सेट करो और मैक्सिमम 5 लाख सेट करो। हमारे मुल्क के पास बहुत पैसा है भाई, लेकिन करप्शन ही ऐसा है, नेता ही मजे ले रहे होते हैं, तो हमारे देश के जवान कहां से भाई अपनी, तो फिर करप्शन और होगी। कानून पक्के कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए कि भाई अगर किसी फौजी की 2 लाख तनख्वाह है, किसी पुलिस अधिकारी की 2.5 लाख तनख्वाह है, और अगर वो कुछ करप्शन करता हुआ पाया गया तो जिंदगी भर के लिए उसको सजा मिल जाए। कभी वो सरकारी, वह कानून पक्के कर दो, आप सैलरी तो अच्छी रखो। मैं तो अपनी यहां तक कि जो हवलदार है ना भाई, बिल्कुल 0 लेवल का एंट्री, भाई मैं चाहता हूं कि उनकी भी तनख्वाह इतनी अच्छी हो कि भाई पहली बात, अगर 1% उसके अंदर ईमानदारी है तो करप्शन वो कभी ना करे, नहीं करेगा भाई। जब उसकी बेसिक नीड उसकी तनख्वाह से पूरी होगी तो वो किसी के आगे झुकेगा क्या। और अगर कोई फिर भी गलत हरकत करता गया और पाया गया, वो जिंदगी भर के लिए उसे सजा मिले। उधर आइए अगली खबर पर, रशिया ने भारत को एक बार फिर से अपनी 1500 किलोमीटर दूरी की मार करने वाली कैलिबर PL क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना सबमरीन के लिए ऑफर कर दिया है। भारत ने अभी तक इस पर जवाब नहीं दिया है। अमेरिका की दादागिरी अभी जो मर चुकी है, फड़फड़ा रही है। ताइवान से अमेरिका कह रहा है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ चाइना को देखते हुए। अब आप सोचिए, क्या ताइवान कभी भी चाइना से जीत सकता है? नहीं। ताइवान तो इसलिए फड़फड़ा रहा था कि पीछे से बैक सपोर्ट अमेरिका का था। अमेरिका को रगड़ दिया ईरान ने, तो ताइवान के लिए कभी अमेरिका फिलहाल तो खड़ा नहीं हो सकता। और अगर ताइवान को अमेरिका कह रहा है बजट बढ़ाओ, हथियार खरीदो, तो ताइवान हथियार किससे खरीदेगा? अमेरिका से। फायदा किसका होगा? अमेरिका का। यह है अमेरिका की नीति। यहां तक कि जो नेपाल के बालेन शाह हैं प्रधानमंत्री नए, भाई वो छोड़ थोड़ी ना रहा अगला आदमी किसी को। यहां तक कि पुरानी जो सरकार थी उसने चीन के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के लिए, मेट्रो के लिए, सड़कों के लिए जो भी डील्स की थी, सबकी जांच शुरू कर दी। कितना पैसा आया, कितना हमारे मुल्क में लगा, जांच के आदेश दे दिए हैं अगले ने। मेरे दोस्तों, अजरबैजान और तुर्की की अपडेट यह है कि दोनों ने मिलकर, अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। हजरात, उधर पाकिस्तान और चाइना के बीच कई अहम डील हुई है, जिसमें पानी, फार्म और चाय की पत्ती, इन तीनों की डील शामिल है।
यानी खाना, पानी, अनाज की भी पाकिस्तान और चाइना के बीच अहम डील हो गई है। वहीं इटली ने एक चाइना के हैकर को अपने मुल्क इटली से गिरफ्तार किया और उसे अमेरिका को सौंप दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं है। यह उसका राइट है, बदल सकता है और हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारा इसमें फायदा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पहले अमेरिका हमारी ताकत था और अब अमेरिका हमारी कमजोरी है। उधर मेरे दोस्तों, जिससे सारी दुनिया खौफ खाती है, जो नाश्ते में भी ससुरा मिसाइल टेस्ट कर लेता है, उससे मिलने पहुंच गए रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के पूरी टीम। हां, अब आप सोचिए, ट्रंप क्यों नहीं नॉर्थ कोरिया से कांपेगा, ट्रंप क्यों नहीं रशिया से डरेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के जो 2-4 टॉप के खतरनाक लीडर हैं उनसे भिड़ता नहीं है, लेकिन बाकी तमाम उनको दोस्त बनाता है, बाकी तमाम देशों को धमकाता है। सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना गिरा हुआ इंसान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इवेंट में इस व्यक्ति ने जो गोलीबारी की, उसको गिरफ्तार किया। कैलिफोर्निया के इसके घर से जाकर कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज इसके बरामद हुए, जिसे कहा जा रहा है कि इसने खुद मैनिफेस्टो लिखा था। ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिएगा आराम से, पॉइंटर्स बता रहा हूं। इसने लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बच्चियों का बलात्कारी है, लड़कियों की जिंदगी खराब करने वाला है, वो पापी है, उसने क्राइम किए हैं, वो वॉर क्रिमिनल है और मैं उसके लिए, मतलब बहुत सारी बातें लिखी और कहा कि मैं उसके लिए कभी काम नहीं करूंगा। ये मुसलमान नहीं था, लेकिन कोई यहां पर मुस्लिम एंगल नहीं दिया गया। अगर ये मुसलमान होता तो इस्लाम पर बात आती। किसी ने ये नहीं कहा ये ईसाई आतंकी है। दोस्तों, ये ईसाई था, लेकिन बात को सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने वाला 2 दिन के अंदर उसकी खबरें दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो मुसलमान नहीं था। अब उसके बयान को, ये रहा वीडियो, उसके उस मैनिफेस्टो को, उसके पूरे बयान को एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने पढ़ दिया कि आप ये हैं, आपने बच्चियों के साथ ये किया है, आप फलाना है, धमाका है, मतलब बहुत ऐसे वर्ड मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब हमारी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। मैं वो नहीं पढ़ूंगा। तो बहुत सारी बातें, भाई डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया पत्रकार पर कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी बच्ची के साथ गलत नहीं किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसका बयान मेरे सामने पढ़ रहे हो। मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, और ये तुम उसका बयान मेरे सामने ऑन कैमरा पढ़ रहे हो, शर्म करो। मोहतरम हजरात, यही भारत में होता है। जब अगर मुसलमान कोई अपराधी निकलता है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान अपराधी नहीं होते, एक से एक खतरनाक अपराधी है मुसलमानों में, आतंकवादी भी हैं मुसलमानों में, लेकिन अगर मुसलमान होता है तो डंका जोर से बजता है। लेकिन गंदा काम करने वाला हिंदू निकलता है तो सबके मुंह पर ताला लगता है। अदानी का चैनल बता रहा है कि 67 साल का एक व्यक्ति महिलाओं के हॉस्टल में घुसा उड़ीसा में और एक MBA स्टूडेंट की इज्जत को लूट लिया। हालांकि गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप कहीं भी टाइटल में, न्यूज़ में उस 67 साल के व्यक्ति का नाम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्ववादी है। क्यों? क्योंकि यहां हिंदुत्व एक्सपोज हो जाएगा मोदी जी का। तो खबर यह है, असलियत यह है, उस इज्जत लूटने वाले का नाम है दीपक प्रधान, जो हॉस्टल में घुसा था और उसने एक MBA की छात्रा की इज्जत को तार तार किया। लेकिन देखिए, तमाम हिंदूवादी, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जितने भी राइट विंग वाले हैं, सबके मुंह पर ताला है, क्योंकि सबकी सोच यही है, सब अंदर से यही हैं। आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम की DP पर तस्वीर है और वो अकाउंट महिलाओं, हिंदू लड़कियों को ही, जो बस सरकार के खिलाफ बोल दे, उनको ही उनकी इज्जत लूटने वाले और गंदे गंदे मैसेज करने वाले लोग, वही श्री राम के भक्त मिलेंगे। असल में वो श्री राम के भक्त नहीं हैं, असल में वो किसी भगवान के भक्त नहीं हैं, वो भक्त सिर्फ मोदी के हैं। चुनाव का माहौल हिंदुस्तान में है ना, ममता चल रहा है, बीजेपी चल रहा है। जो पार्टी यहां पर दूसरे इलाकों में और खासकर उत्तर प्रदेश में आपने देखा, बहानों से मीट की दुकान, चाहे वो मुर्गे की दुकान हो, बकरे के गोश्त की दुकान हो या मछली की दुकान, मछली का कोई स्टॉल लगा रहा है, तो बीजेपी के नेता जा कर उसको बंद करवाते थे, धमकी देते थे। और सोशल मीडिया पर बैठे हुए भजपिल्ले
बकरीद आने वाला है, चीखना शुरू कर देंगे, अरे ये तो यार जानवर है, गाय माता नहीं लेकिन है तो बकरा है, कितने जालिम हो तुम, ये कहने वाले ये वही लोग हैं जो होली पर नशा करके सुबह से शाम तक बकरे का गोश्त खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते थे। ये बकरीद पर ज्ञान देंगे। और यही पार्टी वाले आज ये देखिए चुनाव जब हो रहा है तो वहां कह रहे हैं, सोचिए कि 4 तारीख के बाद पूरा देश बंगाल की मछली खाएगा। ये अजय आलोक जी कह रहे हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में जो भाजपाई यहां आकर कहते थे कि नहीं 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 गो ये मीट बंद होगा हिंदुत्व, वो वहां जाकर मीट खाने का चैलेंज ले रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं। आप सोचिए पूरी दुनिया इन बीजेपी के नेताओं पर हंसती क्यों है। आप सोचिए कि हंसने से क्या होता है, जीत तभी ही जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं मोदी जी ही जीतेंगे, भाजपा ही जीतेगी। तैयारी आप देख रहे हो ना, आईपीएस आईएएस जैसे अफसर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब आप इन साहब को देखिए, बीजेपी के टॉप के नेता हैं ऐसे बहुत सारे जो आड़े टेढ़े बयान दे रहे हैं। सोचिए भाई, ये आदमी कह रहा है चुनाव की रैली में भाषण में कि मैं अपनी गाड़ी में एसी नहीं चलाता, ना मेरे घर में एसी चलता, ना मैं एसी में रहता हूं, मैं अपनी जेब में प्याज रखता हूं और प्याज लू और गर्मी लगने नहीं देती। आप सोचिए, इसका दफ्तर खोल के देखिए, इनके घर में जाकर देखिए, भाई साहब पखाने में भी आपको एसी मिल जाएगा और ठंडक मिल जाएगी। ये अपनी जेब में प्याज लेके चल रहे हैं और दिखाया कर रहे हैं दुनिया को बेवकूफ। जहां इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी भारत में पड़ रही है और पड़ने वाली है, ऐसे में ये कह रहे हैं प्याज से। तो इसका सीधा मतलब क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए। इसका सीधा मतलब अब यह है कि बीजेपी आप लोगों से कह रही है कि भैया अगर बिजली जा रही है तो जाए, बेड़ा गर्क हो तो हो, पसीने आ रहे हैं तो आन दो, कुछ इंतजाम नहीं करेंगे, बस प्याज ले लो जेब में। ये तमाम भारतवासियों को दोबारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। कमाल ये है कि बन भी रहे हैं लोग, उनको पता है, क्योंकि वो भक्त इतने ज्यादा है, उनको पता है कि बेवकूफ बना रहा है लेकिन हमें बनना है मोदी पगलू। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।